गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में। अलजेब्रा में हमारा टॉपिक चल रहा था साइक्लिक परम्यूटेशन, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो साइक्लिक परम्यूटेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी। साइक्लिक परम्यूटेशन होता है अगर के लंबाई का जो साइक्लिक परम्यूटेशन दे रखा है जिसकी लेंथ क्या हो के लंबाई, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, x1 आएगा, x2 आएगा, xk आ जाएगा, मतलब ये आएगा x1 की इमेज x2 की इमेज किस पर, x3 पर, x3 की इमेज x4। अब है इसका प्रतिलोम, मतलब चक्कर का प्रतिलोम, चक्कर ही है, चक्कर का प्रतिलोम क्या होगा, इनवर्स प्रतिलोम। डेफिनेशन इनवर्स ऑफ साइकिल, अगर इनके एलिमेंट को हम उल्टा लिख दें, जो चक्कर है साइकिल, अगर इसके एलिमेंट को अगर हम उल्टा लिख दें तो क्या आता है, चक्कर का प्रतिलोम आता है, इनवर्स ऑफ साइकिल आता है, चक्कर का प्रतिलोम होता है। तो इसके एलिमेंट को उल्टा लिखो, x के आ जाएगा, फिर आएगा xk -1 आएगा, x2 आएगा, x1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। एक होता है ट्रांसपोजिशन, दे रखा है ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण, क्या दे रखा है, पक्षांतरण, ये काम में आएगा। ये दो पक्षांतरण क्या होते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा चक्कर जिसकी लंबाई क्या हो, लंबाई 2 हो, मतलब उसमें सिर्फ एलिमेंट कितने आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे, वो हमेशा क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। 2 लंबाई का जो चक्कर होगा वो क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। इसी को बोलते हैं पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 लिख दिया, 6 7 लिख दिया, या 3 7 लिख दिया, ये सारे क्या है, इन सब की लंबाई क्या है, 2 है, तो ये क्या कहलाते हैं, पक्षांतरण कहलाते हैं। 2 लंबाई का जो चक्कर होगा वो पक्षांतरण कहलाता है। ये होगा। अब चक्कर पर ये जो चक्करी क्रम से दे रखा है, इस पर 2 थ्योरम दे रखे हैं, 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रखे हैं, 2 थ्योरम हैं, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, वो समझ लेना। क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है r लंबाई के चक्कर की कोटि r होती है। अगर कोई भी चक्कर दे रखा है जिसकी लंबाई r हो, उसकी कोटि भी क्या होती है, r ही होती है। कोटि हम देखें, कोटि की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कोई भी एक क्रम से दे रखा है, क्रम से, उससे पहले हमने एलिमेंट की कोटि निकाली थी, आपको ध्यान में हो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, वैसे ही क्रमचय की कोटि होती है। तो इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, n होगी, यदि n वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, कि अगर परम्यूटेशन की कंपोजिशन कितने टाइम्स कराएं, n टाइम्स, तो क्या आना चाहिए, वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता था, यहाँ पर क्या आएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। ये चक्कर की कोटि की डेफिनेशन होती है, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, कि n वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो कि उसकी कंपोजिशन उसी से कितने टाइम्स कराएं, n से, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन आता है। ये होती है कोटि, ये कोटि की डेफिनेशन। आगे देखते हैं। अब हमें जो दे रखा है उसके लिए कंडीशन क्या है कि r लंबाई का अगर कोई भी चक्कर दे रखा है, चक्कर होगा, उसकी कोटि भी क्या होगी, r होगी। r लंबाई के चक्कर की कोटि कितनी होती है, r होती है। r लंबाई, अगर कोई भी एक परम्यूटेशन दे रखा है, कोई भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ कितनी हो, r हो, उसकी जो कोटि होगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा, r होगा। ये हमें दे रखा है, थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लेके चलेंगे, प्रूफ देखो, इजी सी थ्योरम है, आपको समझ में आ जाएगी आराम से, अगर समझोगे ध्यान से तो यहीं पर समझ में आ जाएगी ज़्यादा। एस कोई भी एक सेट ले लिया हमने, एस कोई भी एक सेट ले लिया, कितने एलिमेंट का ले लिया, n एलिमेंट्स का सेट ले लिया, ठीक है। एस हमने कोई भी एक सेट लिया, कितने एलिमेंट का है, n एलिमेंट, मतलब एस में एलिमेंट। इस पर डिफाइंड f क्या है, f एस पर डिफाइंड परिभाषित, डिफाइंड कितने लंबाई का दे रखा है, r लंबाई दे रखी है, तो हमें r लंबाई का लेना, r लंबाई का चक्कर ले लिया, साइक्लिक परम्यूटेशन, r लंबाई का चक्कर है, साइकिल है, चक्कर है, जिसकी लंबाई कितनी है, r हमने ले ली। अब एस r पर डिफाइंड f, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, मतलब जो चक f होगा किसके इक्वल आएगा, x1
x2 r एलिमेंट होंगे, कहाँ तक एलिमेंट आ गए, xr तक। ठीक है। f सबसे पहले s कोई भी एक सेट है, क्योंकि परम्यूटेशन हमेशा सेट पर डिफाइंड होता है, जिसमें एलिमेंट क्या ले लिए, n। हमें क्या दे रखा, r लंबाई का दे रखा, तो इसमें से हमने r एलिमेंट किसकी फॉर्म में ले लिए, साइक्लिक फॉर्म में ले लिए, तो ये r लंबाई का चक्कर हो गया। अब चक्कर हो गया तो कंडीशन क्या आएगी, देन चक्कर की कंडीशन क्या होती है, f(x)(1) या f(x_i)। अभी मैंने कंडीशन लिखाई थी, इसकी इमेज किस पर आती है, इससे जस्ट आगे वाले एलिमेंट पर। कहाँ तक आएगी, x1 की इमेज x2 पर, x2 की इमेज x3 और r माइनस इससे पहले कौन सा आएगा, r-1। इसकी इमेज किस पर आएगी, लास्ट में वापस x1 पर, तो f(x_r) इसकी इमेज किस पर आएगी, x1 पर। आ गई। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, i की वैल्यू होगी 1 2 कहाँ से कहाँ तक, r-1 तक। ये कंडीशन आएगी। जितने भी एलिमेंट बच के, इसके अलावा और भी तो एलिमेंट हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट थे, n। तो कितने एलिमेंट और बच के, n। यहाँ से r+1 से लेकर कहाँ तक आएंगे, n तक। उन सभी की इमेज किस पर आएगी, उन सभी की इमेज f(x_j), इसकी इमेज आएगी किस पर आएगी, x_j पर। जहाँ j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू r+1 से कहाँ तक होगी, n तक। ये कंडीशन है, ये साइक्लिक परम्यूटेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो आपको समझाई थी वही है। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी कोटी निकालनी है, मतलब f की कंपोजिशन f से ही करवाएंगे, और तब क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। कितनी बार करवाएं तब आइडेंटिटी पर, मतलब f को f से मल्टीप्लाई करना है। वो अब यहाँ से देखो आपको समझ में आ जाएगा। आगे कर, पहले एक एलिमेंट के लिए लिखेंगे। मैंने एलिमेंट ले लिया, जैसे ले लिया पहले x1 ले लिया, x1 किस में से एलिमेंट ले लिया, s में से। पहले एक के लिए निकालेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन मल्टीप्लाई किसी एलिमेंट के लिए होता है, फंक्शन ही तो होता है। तो अब यहाँ से देखो, इससे निकालेंगे f(x_1) की वैल्यू किस पर आएगी, f(x_1) की वैल्यू, f(x_1) की वैल्यू यहाँ से किस पर आएगी, f(x_1), i के स्थान पर 1 रखो, x1 की इमेज किस पर आती है, इससे समझ लो। x1 की वैल्यू किस पर आएगी, x1 की इमेज आएगी किस पर आएगी, x2 पर आएगी। पता है। ठीक है। हमें तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। वापस चलाएं, किससे, f को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने f से, x1 वापस लिख रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ f(f(x_1) किस, इसी की तरह मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि हमें तो यही तो निकालना है। r लंबाई का चक्कर दे रखा है, इसका मतलब f की कंपोजिशन कितनी बार होनी चाहिए, r टाइम्स, तभी इसकी वैल्यू आइडेंटिटी। देखते हैं, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ f(x_1). f(x_1) की वैल्यू हमने निकाल ली, वैल्यू क्या आएगी, x2 आएगी, आ जाएगी। अब f(x2), x1 की इमेज x2 पर थी, x2 की इमेज किस पर आएगी, x3 पर, तो इसकी वैल्यू आ गई x3 पर। मतलब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ f को f से मल्टीप्लाई किया तो f की पावर 2, x1 किसके इक्वल आएगा, x3 के इक्वल। आगे फिर से करेंगे, 2 आ रहा है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 करेंगे। सिमिलरली लिख रहा हूँ, f3 x1 करोगे तो किस पर आएगा, x4 पर, x4 ही आएगा। फिर निकालेंगे f4 x1 किस पर आएगा, x5 पर। लास्ट में जब यहाँ से सिमिलरली करते निकालते जाओगे f(r-1) x1, r-1 होगा तो किस पर आता है, किस पर आएगा, r पर। यहाँ से देखो 4 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 5, r-1 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, r आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई ये कंडीशन, इतना। अब देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ तक ये कंडीशन आ गई। अब वापस निकालेंगे f इंटू f(r-1) x1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ f(f(r-1) x1 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है, xr के इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f(x_r)
और एक्स आर, क्योंकि आर लंबाई का चक्कर था, एक्स आर की वैल्यू किस पर आ रही थी, x1 था, x2 था, एक्स आर था, तो आर किस पर आएगा, x1 पर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी एफ आर x1, इसकी वैल्यू किस पर आ गई, x1 पर आ गई। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। एफ आर x1 की वैल्यू किस पर होगी, x1 पर हो गई, ये इसकी इमेज आ गई। अब देखो x1 की इमेज किस पर आ रही है, वापस x1 पर। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ आर x1 के लिए लिख दिया। अब ऐसे ही किसके लिए लिखेंगे, सिमिलरली, ये तो x1 के लिए निकाला, हमें तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए निकालनी है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर x2 की निकालेंगे तो किस पर आएगी, x2 पर आ जाएगी। कहाँ तक आएगी, क्योंकि चक्कर में ले रहे हैं, तो एफ आर एक्स आर इसकी वैल्यू किस पर आएगी, एक्स आर पर आ जाएगी। x3 पर निकालेंगे, x3 ये हमने निकाल ली, तो इससे हमने ये लिखा, ये लिखा। अब r तक तो ये तो थे चक्कर की फॉर्म में, इसके अलावा और भी तो एलिमेंट हैं। कौन से बच गए, एक्स आर प्लस 1, एक्स आर प्लस 2 और xn तक, ये एलिमेंट और बच गए। इसके लिए हमने कंडीशन लिखी थी, देखो एफ एक्स जे किसके इक्वल था, एक्स जे के इक्वल था, यही तो कंडीशन थी। एक्स जे किसके इक्वल था, एक्स जे, जहाँ आर की जो वैल्यू थी, जे की जो वैल्यू थी वो कहाँ से थी, आर प्लस 1 से n तक, यही तो वैल्यू थी। अब इसमें एक्स जे की इमेज ही किस पर आ रही है, एक्स जे पर। तो इसकी कितनी भी बार कंपोजिशन कराओ, अगर आर बार भी कंपोजिशन करवाएंगे तो वापस किस पर आएगी, एक्स जे पर, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रही है तो वापस एक्स जे चलेगा, इसकी कंपोजिशन वापस कराओगे एक्स जे। जैसे मान लीजिए एफ x1 की इमेज किस पर आ रही, x1 पर। अब मैं यहाँ से लिखूँ f इंटू एफ x1, तो क्या आएगा, f ये आएगा f x1 आएगा, यही तो आएगा। इसको मैं लिखूँगा एफ x1 किसके इक्वल है, वापस x1 के इक्वल, तो एफ x1 आ गया। मतलब एफ स्क्वायर करेंगे x1, वो भी किसके इक्वल आता है, वापस एफ x1। इसकी वैल्यू वापस किसके इक्वल है, x1 के इक्वल, तो वापस क्या जाएगी, x1। वापस इसमें चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एक्स जे के इक्वल। जे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 1 से लेकर r तक हमने यहाँ से निकाल लिया, r प्लस 1 से n तक यहाँ तक निकाल लिया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इन सभी से क्या लिख सकता हूँ कि अगर f की कंपोजिशन हम करवाएं r टाइम एक्स आई से कोई भी एलिमेंट हो 1 से लेकर n तक, क्योंकि इसमें एक्स जे आ रहा है, उसी की इमेज उसी पर, इसमें भी एक्स आर की इमेज एक्स आर पर, तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई ही आएगा। किसके लिए, आई की जो वैल्यू है 1 to n, ये परम्यूटेशन के लिए था। परम्यूटेशन है तो 1 से लेकर कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। ये इसका मतलब एफ आर किसके इक्वल होगा, आई, क्योंकि इसकी इमेज इसी पर आ रही है। तो f की जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, r कोटि हो जाएगी। ये f की कोटि होगी, r लंबाई के चक्कर की कोटि कितनी हो गई, r हो गई। थ्योरम कंप्लीट। आगे देखते हैं। एक दे रखा है, प्रत्येक क्रमचय को थ्योरम दे रखी। दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणन, असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ये दे रखा है, किसी भी अगर कोई भी चक्र क्या दे रखा है, क्रमचय दे रखा है, तो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, क्रमचय को, परम्यूटेशन को हम लिख सकते हैं डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। असंयुक्त चक्र डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे कोई भी साइकिल हो उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल भी। प्रत्येक क्रमचय कोई भी परम्यूटेशन हो, डिसजॉइंट साइकिल का मतलब होता है असंयुक्त चक्कर। अब असंयुक्त चक्कर क्या होता है, वैसे आपने पढ़े असंयुक्त समुच्चय पढ़े होंगे, डेफिनेशन आपकी पढ़ी हुई है। असंयुक्त चक्कर आ गया यहाँ पर, तो आपकी असंयुक्त सेट तो पढ़े हुए हैं। असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर चक्कर आ गया तो चक्कर हो गया 1 2 ले लिया, 3 आ गया, दूसरा चक्कर ले लिया मैंने 6 7 ले लिया। चक्कर तो हैं दोनों, ये भी चक्कर है, ये भी चक्कर है। अब इसमें और अगर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, मतलब दोनों जो परम्यूटेशन दे रखे हैं, दोनों जो साइक्लिक परम्यूटेशन दे रखे हैं, उसमें कोई भी अगर एलिमेंट, इन दोनों जो साइक्लिक परम्यूटेशन दे रखे हैं, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो वो कौन सा परम्यूटेशन कहलाता है? साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाता है। वीडियो देख रहे हो, साथ में सभी देख रहे हो, साथ में देख रहे हो तो लाइक भी करो, वीडियो को लाइक करना है अभी के अभी करो, और वीडियो को शेयर भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो साथ साथ में ये काम भी आपको करना है, देखते रहना, इतना काम तो करो, सारा ये मुफ्त का थोड़ी सी, ये फ्री का। हाँ, पापा की जो परियां हैं और मम्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं, सभी को करना है। वीडियो को लाइक देख रहे हो तो इसका कुछ तो लाइक तो करो कम से कम। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करो कि मेरे को ये बात, कमेंट भी करना, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, इतना काम तो आपको करना है। इतनी ये मेरी फ़ीस है, फ़ीस मान सकते हो आप इसके, तो ये आपको करना है सारा काम। और कितने से प्रत्येक स्टूडेंट्स को, जितने भी जो भी देख रहे हैं सभी को कम से कम 5 से सब्सक्राइब करवाना है, और आप उनको बोलोगे कि आगे वो भी 5 को सब्सक्राइब करवाएं। ये आपकी ड्यूटी है, तो फ्री में, ये मेरी फ़ीस है, ये मान सकते हो। आपका रिजल्ट रहेगा अच्छा रहेगा। अगर अभी आपको ये नहीं लग रहा है, जब आपका रिजल्ट अच्छा रह जाए तब कर देना चाहिए, लेकिन करोगे ये नहीं हो कि रिजल्ट, आपने एग्ज़ाम दी, रिजल्ट अच्छा रहेगा, सर ने पढ़ा दिया, ठीक है, भूल गए, अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को। ये इतना मत करना, इतने भी पूरे मत करना। तो जितने भी देख रहे हैं, हाँ, समझ में आया होगा आप कुछ तो। पापा की परी, जो भी पापा की परी हैं, मम्मी के हेलीकॉप्टर हैं, समझ में आ रहा होगा कुछ तो। हाँ, समझ में आएगा आराम से। अलजेब्रा अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ। अरे ये क्या होंगे? दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कौन सा होगा? डिसजॉइंट साइकिल होंगे, असंयुक्त चक्कर होंगे। अब क्या लिखा है? प्रत्येक क्रमचय को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? डिसजॉइंट साइकिल की। और इसे हम करेंगे किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन। एक ध्यान में रखना, जैसे मान लीजिए एस कोई भी एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। इसमें मैंने एक चक्कर ले लिया, एफ कौन सा चक्कर ले लिया? 1 3 5, ये चक्कर है। तो अगर जब परम्यूटेशन लिखोगे, ये क्या है? चक्कर है, ये तो चक्कर है, चक्रीय क्रमचय। अब इसको अगर परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखोगे, क्रमचय की फॉर्म में, ये तो चक्कर है, क्रमचय की फॉर्म में लिखोगे तो क्रमचय में ध्यान रखना जितने भी एलिमेंट है सभी आते हैं। तभी हमने इससे पहले जो थ्योरम प्रूफ की थी उसमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए निकाला था। क्रमचय में सभी एलिमेंट आते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5। अब इमेज कहाँ से पता चलेंगी? वो साइक्लिक परम्यूटेशन मैंने समझाया था वहीं से। 1 की इमेज किस पर? 3 पर, 3 की इमेज 5 पर, 5 की इमेज किस पर आएगी? 1 पर। इसके अलावा मैंने बताया था जितने भी एलिमेंट बच गए उन सब की इमेज किस पर होगी? उसी एलिमेंट पर होती है। 2 की इमेज 2 पर रहेगी, 4 की इमेज 4। इसके अलावा जो एलिमेंट बच जाते हैं उनकी इमेज उसी पर होती है। समझा दिया कितना? अब देखो, प्रत्येक क्रमचय को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? असंयुक्त चक्कर यानी डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर थ्योरम प्रूफ करेंगे तो एस कोई भी एक सेट लेंगे, कितने एलिमेंट का? जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, n अवयव होंगे। ये अब इस पर डिफाइंड क्रमचय ले लिया मैंने। क्रमचय कौन सा ले लिया? एस पर डिफाइंड एफ। ये हमने क्या ले लिया? क्रमचय। तो इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे? n एलिमेंट। क्रमचय में सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने कितने एलिमेंट होते हैं? उतने एलिमेंट किस में होते हैं? कितने होंगे? उतने एलिमेंट क्रमचय में होते हैं, सेट में जितने। अब देखो, इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? डिसजॉइंट, मतलब साइकिल की फॉर्म। और साइकिल भी कैसी होनी चाहिए? जिसमें कोई भी एलिमेंट। अब हम इसे किससे प्रूफ करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन। किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन। पढ़ा है क्या? गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन। एस में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट, मतलब एस सेट किसके इक्वल है? x1 x2 x3, कहाँ तक? xn, इसके इक्वल है। यही इक्वल है, एस n एलिमेंट हो गए।
मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले n इक्वल 1 के लिए प्रूफ करते हैं। n इक्वल 1 के लिए प्रूफ किया तो n के स्थान पर 1 रखो, कितना आएगा x1। ओनली एलिमेंट कौन सा आएगा, x1। अब परम्यूटेशन होगा, इस पर डिफाइंड जो परम्यूटेशन होगा एस पर ही तो डिफाइंड है, इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही तो एलिमेंट आएगा, कौन सा आएगा। देन f1 भी किसके इक्वल होगा, x1, और एक ही एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब कौन सा होगा, डिसजॉइंट साइकिल हो गई। डिसजॉइंट एलिमेंट एक ही है, दूसरा एलिमेंट ही नहीं आ रहा, डिसजॉइंट साइकिल। ये नहीं समझ में आ रहा तो 2 के लिए मान लो, n इक्वल टू s ले लिया मैंने, x1 ले लिया, x2 ले लिया, ये ले लिया n इक्वल टू। अब यहाँ से देखो f की जो वैल्यू होगी, अब देखो क्या आ सकती है, 2 ही एलिमेंट है, x1 की इमेज x2 पर आ सकती है, तो x2 की इमेज किस पर, x1। या तो यह आ सकता है चक्कर, मतलब क्रम से क्या बनेगा, x1 की इमेज x2 पर आ सकती है, x2 की इमेज x1 पर आ सकती है, या फिर कौन सा बनेगा, या फिर x1 की इमेज x1 पर, x2 की इमेज x2 पर। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 2 ही क्रम से बनेंगे, या तो ये बनेगा या ये। अब ये देखो ये क्या है, इसको हम साइकिल की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, x1 x2 साइकिल है, यहाँ पर x1 की इमेज x2 पर आ रही है, x2 की, तो साइकिल कौन सी होगी, एक तो x1, दूसरी साइकिल कौन सी आ गई, x2। दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर जब S2 एलिमेंट्स का सेट है तो उसको भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल। इसका मतलब क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज क्रम से f को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके लिए, n इक्वल 1 2 के लिए। इसका मतलब जो थ्योरम होगी किसके लिए, n इक्वल 1 n इक्वल 2 के लिए क्या है, सत्य है, ट्रू है। समझ में आ गया, थ्योरम क्या है, n इक्वल 2 के लिए सत्य है। अब हम लेके चलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ, मतलब n इक्वल जैसे हम लेके चलते थे m के लिए, तो m से n इक्वल m के प्रूफ किसके लिए करते थे, उससे आगे वाले एलिमेंट। अब मैं ये लिखूँ m की वैल्यू जैसे मैंने ये मान ली, अगर मैं n-1 के लिए लेके चल रहा हूँ तो प्रूफ किसके लिए करेंगे, n के लिए प्रूफ करते हैं, तो ये वैल्यू लेस देन किससे है, n से, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, थ्योरम n से अगर कम एलिमेंट है तो उन सभी के लिए क्या है, सत्य है। मैंने क्या ले लिया, लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर किसके लिए, किसके लिए, फॉर एलिमेंट्स, किसके लिए, लेस देन किससे, n से। अगर सेट S में n से कम एलिमेंट हैं तो थ्योरम क्या है, सत्य है। थ्योरम इज ट्रू फॉर इफ S इज सेट ऑफ किससे, लेस देन n एलिमेंट। इफ S इज ट्रू फॉर इफ S इज सेट ऑफ लेस देन किससे, लेस देन लिख देना n एलिमेंट। अब लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लेस देन किससे हो, n, मतलब S में जो एलिमेंट हो वो n से क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो S में n से कम होंगे, तब थ्योरम क्या सत्य है। सत्य इसका मतलब क्या होगा, जब भी n से कम एलिमेंट, चाहे n-1 हो, चाहे n-2, चाहे 1 2 3, लेकिन होने किससे चाहिए, कम से, तो उसको हम डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने मान लिया। अब प्रूफ किसके लिए करेंगे, n एलिमेंट्स के लिए हमें तो प्रूफ करना है, n एलिमेंट्स के लिए, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे सेट S कितने एलिमेंट्स का हो, m। जब S में n एलिमेंट हो तब। अब देखो S में n एलिमेंट है तो कोई ना कोई तो चक्कर बनेगा। इस पर जो डिफाइंड है f, ये परम्यूटेशन है, ये हमने क्या ले लिया, परम्यूटेशन। अब n एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ये आ गया x1, n एलिमेंट को समझो, यहाँ से समझो, x1 x2 x3 आ गया और लास्ट में xn आ गया। यही तो होता है परम्यूटेशन। इसकी इमेज किसी न किसी एलिमेंट पर आएगी, चाहे x2 पर आए, किसी एक की एलिमेंट। अगर इन सब की इमेज मान लीजिए x1 की इमेज x1 पर आ रही है, x2, तब तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा डिसजॉइंट होता है, क्योंकि x1 की इमेज ही एक चक्कर, ये x2 बनेगा, x3 बनेगा, xn। आइडेंटिटी परम्यूटेशन की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमेशा डिसजॉइंट होता है। इसके अलावा चलो x1 की इमेज किसी न
इसके अलावा किसी न किसी एलिमेंट की तो इमेज आएगी तो किसी दूसरे पर। तो x1 की इमेज मान ली मैंने x2 पर। अब x2 की इमेज वापस x2 पर नहीं आ सकती क्योंकि x2 तो आ गए। इसके अलावा इसकी इमेज आ गई जैसे x1 पर, बाकी सभी की सेम इमेज सेम आ रहे, तो किसी न किसी एलिमेंट की तो इमेज चेंज होगी। तो कोई ना कोई तो चक्कर बनेगा, जैसे इसमें 2 ये बनेगा, तो कोई ना कोई तो चक्कर बनेगा। आपको ये नहीं देखना कि 2 लंबाई, लेकिन कोई ना कोई चक्कर ज़रूर बनेगा, इतना ज़रूर ध्यान में रखना, आपको चक्कर ज़रूर बनेगा। तो हमने क्या ले लिया कि f क्या है, f इज़ परम्यूटेशन ऑफ n एलिमेंट्स, तथा f में k लंबाई का, कितने लंबाई का ले लिया मैंने, k लंबाई का चक्कर है। और k लंबाई का चक्कर क्या ले लिया, x1 x2 क्या ले लिया, xk तक ये ले लिया। k लंबाई का चक्कर मैंने ये ले लिया क्योंकि k लंबाई का है तो ये। अब मैंने सेट कौन सा था, पहले S था, S में एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 से लेकर n तक। मैंने दूसरा सेट ले लिया, एक और सेट ले लिया, ये सेट मान लिया T। S में तो एलिमेंट थे 1 से लेकर x1 x2 कहाँ तक, xn तक। T में ये चक्कर आ गया इसमें से, तो मैंने S में से इन एलिमेंट को हटा दिया। किस में से, S में से कौन से एलिमेंट को, x1 x2 xk तक के जो एलिमेंट हैं इनको हटा दिया। तो एलिमेंट कितने बचेंगे, दिस इम्प्लाइज जो T जो सेट होगा कितने एलिमेंट का होगा, T इज सेट ऑफ कितने एलिमेंट का होगा, ये आप बताओगे कितने एलिमेंट का होगा। T जो सेट होगा वो कितने एलिमेंट का होगा, K तक एलिमेंट माइनस कर दिए, N तक थे इसमें से K तक माइनस कर दिए, तो कितने एलिमेंट का होगा, N माइनस K एलिमेंट का होगा। यही तो होगा, टोटल N थे उसमें से K मैंने हटा दिए, तो ये क्योंकि चक्कर के एलिमेंट थे उसको मैंने हटा दिया, तो ये क्या आएगा, n माइनस k। इसमें से f में से k लंबाई का चक्कर ये ले लिया मैंने, ये k लंबाई का चक्कर बन रहा था, इन एलिमेंट को हटा दिया। जो हटाने के बाद जो सेट आया उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कितने एलिमेंट होंगे, n माइनस k। लेस देन किससे है, n से लेस देन होगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 2 कुछ तो आएगी, तो लेस देन हमेशा किससे होगा, n से। अब n से लेस देन है, थ्योरम हमने ट्रू मानी थी, हम लेके चले थे थ्योरम ट्रू लेके चले थे किसके लिए, अगर सेट S में या जो भी सेट दे रखे उसमें लेस देन किससे कितने एलिमेंट हो, n से कम एलिमेंट हो, तो थ्योरम हमारे पास क्या थी, सत्य थी। अब यहाँ पर भी n से कम ही तो एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब T पर जो डिफाइंड, तब T पर परिभाषित जो भी क्रम से होगा, T पर डिफाइंड जो भी क्रम से होगा, सत्य का मतलब क्या थी कि सत्य का मतलब जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो पढ़ो कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्र के गुणन के रूप में लिखा जाए। अगर n से कम एलिमेंट है, हमने ये इसके लिए सत्य मानी कि अगर n से कम एलिमेंट है तो उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, असंयुक्त चक्रों। तो T पर परिभाषित जो भी क्रमचय होगा, क्रमचय मान लिया मैंने क्या, T पर परिभाषित क्रमचय G को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, असंयुक्त चक्रों डिसजॉइंट साइकिल के गुणन के रूप में लिख सकते हैं ना। ये हमने सत्य माना था वो कंडीशन। अब लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, G इक्वल हम लिख सकते हैं असंयुक्त चक्र कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी आएंगे कोई तो आएंगे। वो मान लिए हमने, क्या मान लिए, α1 α2 α r, ये मान लिए, ये सारे ही क्या हैं, असंयुक्त चक्र हैं। ठीक है, सारे क्या हैं, असंयुक्त चक्र। अब f है, f में कितने एलिमेंट थे, n एलिमेंट थे, यहाँ तक कितने एलिमेंट, ये एलिमेंट इसमें से माइनस करें, कितने एलिमेंट, k+1 से लेकर n तक इसमें है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f जो क्रमचय होगा, एक तो साइकिल आएगी x1 x2 xk, k एलिमेंट यहाँ से आगे, इसमें कितने एलिमेंट बचे थे, k+1 से, तो और उस पर जो डिफाइंड परम्यूटेशन था वो कौन सा था, g, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑफ g लिख सकता हूँ। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x1 x2 आएगा, xk आएगा, और ये वैल्यू क्या होगी, α1 α2 αk, अल्फा r है क्या, अल्फा r, ये हो जाएगा।
अब देखो ये सारे क्या थे, असंयुक्त चक्कर। इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे थे, केतक के एलिमेंट नहीं थे इसमें केतक, तो इसके एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, मतलब सारे क्या होंगे, असंयुक्त। इसका मतलब प्रत्येक चक्कर परम्यूटेशन को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ये यहाँ तक थ्योरम कंप्लीट। इससे आगे की जो थ्योरम है, एक थ्योरम बचे वो तो आप देख सकते हो, आगे कुछ एग्जाम्पल बचे हैं वो नेक्स्ट एग्जाम क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके।